आज के वीडियो में हम देखेंगे सीक्वेंस में कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस और स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, इन सारे टर्म्स का मीनिंग क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है और इनके एग्जाम्पल्स के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होती है। तो देखिए, अगर हम डेफिनेशन वाइज देखें फिर हम उस पर एग्जाम्पल पे जाते हैं। इनके पहले वर्ड मीनिंग से ही आपको इसकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है। तो देखिए, मोनोटोन का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, मतलब आपका नेचर, जैसे आप बोलते हैं ना, कई बार आप रियल लाइफ में आपने वर्ड सुना होगा कि लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है। इसका मतलब हुआ कि लाइफ एक जैसी चल रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे यही चीज़ है, मोनोटोनस का मतलब एक जैसा और कैसा, इंक्रीजिंग। ठीक है, नेचर एक जैसा ही चल रहा है लेकिन वो नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग है। तो उस सीक्वेंस को कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे आपको पता है टर्म्स होते हैं सीक्वेंस में। अगर मैंने कोई सीक्वेंस AN करके डिनोट करी है तो इसका मतलब है उसमें टर्म्स आ रहे होंगे A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट डॉट, कहीं पे AN आएगा, इसका नेक्स्ट टर्म AN+1 होगा, डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये आपकी सीक्वेंस हो गई। तो इंक्रीजिंग का मतलब है पिछला टर्म जो है वो अगले टर्म से छोटा होगा, यानी इनके बीच में जो रिलेशन है वो ऐसा वाला होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप से अगर आपके टर्म्स चल रहे हैं, यानी जब भी आप A10 की बात करेंगे तो A9 या A9 के जितने भी पिछले टर्म्स हैं उससे A10 जो या तो बड़ा ही होगा या तो बराबर ही होगा। तो हमेशा हर बार इंक्रीज ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि अगला टर्म इससे छोटा हो जाए। ठीक है, A11 इनमें से किसी भी टर्म से छोटा हो, ऐसा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अगर ऐसा किसी भी सीक्वेंस के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है या ऐसा कंडीशन होल्ड कर रहा है कि हर नेक्स्ट टर्म पिछले टर्म से या तो बड़ा है या तो बराबर है, तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो इसमें हमने वही चीज़ डेफिनेशन को लिखा हुआ है कि AN+1 हमेशा AN से बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि N+1 हमेशा क्या होता है, N से बड़ा नंबर होता है। तो बड़े नंबर वाला टर्म यानी कि AN+1 AN यानी कि nth नंबर पे जो टर्म है उससे हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, तो छोटे सफिक्स वाला टर्म छोटा, बड़े सफिक्स वाला टर्म बड़ा रहेगा। ठीक है, इसको सफिक्स बोलते हैं जो बेस में लिखते हैं। तो बड़े सफिक्स का टर्म अगर बड़ा है या बराबर है पिछले वाले के, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वो जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और जनरली आप इसको इस तरीके से लिख देते हैं। फिर इसी तरीके से आता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। इसमें भी मोनोटोनस चलेगा बट आपका सीक्वेंस कैसी होगी, डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है आपने अगर अगला टर्म लिखा है, यानी कि बड़ा सफिक्स वाला टर्म है, मान लीजिए आपने बड़ा सफिक्स का टर्म आप कैसे लिखेंगे, AN+1, और छोटे सफिक्स वाला टर्म AN होगा। तो अगर AN+1 पिछले टर्म से छोटा हो जाता है, डिक्रीज हो गई वैल्यू अगर, तो उस सीक्वेंस को मतलब हर टर्म्स के साथ डिक्रीज होते जाना चाहिए। मतलब यही इनइक्वलिटी जो है वो ऐसी होगी, A1, A2, A3, A4, यहाँ पे कहीं पे AN आएगा, AN+1 डॉट 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 सो ऑन। तो ये सीक्वेंस के टर्म है। अगर इन सीक्वेंस के टर्म्स में ये इनइक्वलिटी होल्ड होती है कि हर नेक्स्ट टर्म आने वाले टर्म्स के साथ वैल्यू छोटी होती जा रही है, जैसे ये पिछला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा है, यानी कि छोटा सफिक्स है पर वैल्यू कितनी है, बड़ी है पिछले वाले टर्म से। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, अगर सारे टर्म्स के साथ ये चीज़ होल्ड हो रही है तो हम कहेंगे उसे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर हो गया। हर प्रीवियस टर्म अपने नेक्स्ट टर्म से बड़ा होगा तब उसे आप मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहते हैं, और इसमें ये इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मोनोटोनिक क्या होता है। मोनोटोनिक का मतलब होता है कि कोई भी रैंडम सीक्वेंस आपने लिखी, वो सीक्वेंस मोनोटोनिक कहलाएगी, या तो वो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। यानी कि अगर मैं ये कह रही हूँ कि ये सीक्वेंस AN जो है वो मोनोटोनिक है, ठीक है, यानी कि एक जैसी है, जैसा नेचर है हर टर्म्स का सेम ही चल रहा है रिलेशन, तो आपको बस इतना क्लियर हो सकता है कि ये जो मोनोटोनिक है या तो ये इंक्रीजिंग हो रही होगी या फिर ये डिक्रीजिंग हो रही हो। ठीक है, और अगर आपको पर्टिकुलर पता है कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग यूज़ करिए। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी एट द एंड मोनोटोनिक ही है, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग भी मोनोटोनिक है। इन दोनों को एक साथ या फिर ऐसे आपने ओवरऑल अगर आपको नोट करना है तो आप मोनोटोनिक वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की बात करते हैं। तो देखिए, स्ट्रिक्टली का मतलब होता है
जो आप यहाँ पे रिलेशन देख रहे थे ये ग्रेटर देन वाला, वो यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। जैसे अभी हमने स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग जब सीक्वेंस हमने बोली थी तो हमने बोला था ये टर्म्स होंगे आपके A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN और फिर यहाँ पे AN+1 आएगा। तो हम ये कह रहे थे इंक्रीजिंग का मतलब आगे बढ़ने के साथ आपके टर्म बढ़ते जाएंगे, यानी ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन आएगा। तो जब हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे थे तो हम ये कह रहे थे इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन नहीं होना चाहिए, बस इक्वल टू और बड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक की बात हो रही है तो इसका मतलब अगला टर्म हमेशा पिछले वाले टर्म से बड़ा ही होगा, बराबर वाला भी कोई चांस नहीं है, बड़ा ही होना चाहिए। यानी कि AN+1 AN से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ही होगा। तो इस वजह से इसको हम कहेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। ऐसे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है, जैसे कि इसमें लेस देन इक्वल टू यूज़ कर रहे थे, इसमें लेस देन ही यूज़ होगा, इक्वल टू यूज़ नहीं होगा। और इसी वजह से इन्हीं दोनों सर्कमटेंसेस को अगर आप एक साथ कंबाइन करके बोलें तो जैसे कि इसमें कहा जाता था कि ये दोनों सिनेरियोज को एक साथ कंबाइन करें तो इसे मोनोटोनिक सीक्वेंस कह देते हैं। इसी तरीके से इन दोनों जो भी आपके ये टर्म्स हैं इनको अगर मैं यहाँ पे एक तरीके से एक वर्ड में बोलूँ तो इनको हम कह सकते हैं स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि जो सीक्वेंस AN है वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, इसका मतलब या तो वो स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। ओके, तो ये आपको आई होप 6 टर्म्स हैं, सिंपल टर्म्स है, आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। अब देखिए किसी सीक्वेंस को कौन सी कैटेगरी में पढ़ रही है ये आपको कैसे देखनी है। अभी हम एग्जांपल्स देखेंगे तो देखिए कई तरीके हो सकते हैं, हर एग्जांपल के लिए आप अलग तरीका यूज़ कर सकते हो। पहला तरीका ये हो गया, आपने उठाया AN+1, आपने उठाया AN, आपने देखा क्या AN+1 से हमेशा बड़ा या बराबर है, तो आपने कह दिया ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया स्ट्रिक्टली बड़ा है AN+1 तो आप कह दोगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इसी के उल्टा अगर AN+1 बड़ा है AN+1 से तो आप कहोगे कि डिक्रीजिंग सीक्वेंस है मोनोटोनिकली। और इसी तरीके से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है यानी इक्वल टू भी नहीं है तो ये स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दोनों ही सिनेरियोज में इस सिनेरियो में आप कहेंगे कि सीक्वेंस मोनोटोनिक है अगर आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज़ नहीं करना है, और इस वाले सिनेरियो में आप कहेंगे स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक है, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो भी केस बन रहा हो। तो अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने का, ठीक है, वो कुछ नया तरीका नहीं, इसी से ही हो रहा है। आप ये कह रहे हो स्ट्रिक्टली सिर्फ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग की बात करें तो क्या कहते हैं, AN जो है वो छोटा होना चाहिए AN+1 से। अगर मैं N की जगह कुछ भी वैल्यू लगा लूँ, A11 छोटा होगा A12 से या बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर AN+1 बड़ा है AN छोटा है तो यानी कि अगर मैं AN+1 में से AN की वैल्यू को माइनस करूँगी तो ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो वैल्यू क्या आएगी, 0 या 0 से बड़ी आएगी, ठीक है, यानी पॉजिटिव ही आएगी। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी सिनेरियो में AN+1 और AN इनको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आपका 0 या 0 से बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और इसी का रिवर्स पार्ट, अगर AN+1 माइनस AN करने पर लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये आगे वाली वैल्यू छोटी है, पीछे वाली वैल्यू बड़ी है, तो इसका मतलब डिक्रीज हो गई वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई, ये वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 0 आएगी। तो दोनों ही तरीके हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं और आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इनके एग्जांपल्स भी देख रहे हैं अभी कि दोनों ही केसेस कब कब यूज़ किए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/n का ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है 1/n। ये एक सीक्वेंस है, इसके टर्म्स कैसे बनते हैं, 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 सो ऑन, ऐसे करके बनेंगे। आगे आएगा 1/n, फिर नेक्स्ट आएगा 1/n+1। ये सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर का ये होता है रूल, जैसे अगर कोई सीक्वेंस
कोई भी टर्म m/n है। तो आपने ही पढ़ा होगा, ये तो बेसिक क्लासेस में रहता है कि अगर m न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर जैसे जैसे बढ़ेगा वैल्यू उतनी ही छोटी होती जाती है। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं न्यूमरेटर सबका सेम है लेकिन जो डिनोमिनेटर है यानी कि हर है वो हमेशा हर टर्म्स के साथ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जितना बड़ा टर्म बनेगा डिनोमिनेटर का उतनी ही वैल्यू छोटी हो जाएगी। जैसे कि ये 1 हो गया, 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.5, 1/3 की 0.3, 1/4 की 0.25, 1/5 की 0.2। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख रहे हैं 1/n 1/an+1 की बात करें तो देखिए 1/n 1/n+1 में इसका डिनोमिनेटर इससे बड़ा है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इससे छोटी आएगी। तो अब ये जब छोटी आएगी तो 1/n क्या है, nth टर्म है सीक्वेंस का, 1/n+1 क्या है, n+1th टर्म था सीक्वेंस का। तो इसका मतलब है कि ये सीक्वेंस कैसी सीक्वेंस हो गई, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग का एग्जाम्पल हो गया। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इंक्रीजिंग वाला। इंक्रीजिंग वाले केस में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं n का ले लीजिए। ठीक है, n वाले केस में क्या सीक्वेंस बनेगी, 1 2 3 4 5 सो ऑन। तो आप इसमें देख सकते हैं हर टर्म पिछले टर्म से क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जैसे 3 बड़ा है 4 से, 4 छोटा है 5 से, ऐसे करते करते आपकी हर बार टर्म बढ़ती जा रहे हैं। तो यानी कहीं पे n आएगा और कहीं पे n+1 आएगा। तो n+1 हमेशा ही n से बड़ा होता है, n बड़ा होता है n छोटा होता है n+1 से। तो ये an हो गया, ये आपका an+1 हो गया। तो ये कैसी सीक्वेंस हो गई, आपकी इंक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग सीक्वेंस कैसे डिफाइन करनी है। ठीक है, इसी तरीके से एक एग्जांपल देख लेते हैं जो कि इन दोनों किसी कैटेगरी में नहीं आती, -1n। इसकी सीक्वेंस कैसी बनेगी, n की जगह 1 लगाएंगे तो -1 -1 1 -1 1 डॉट 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 सो ऑन। ठीक है, तो इसमें टर्म्स देखिए -1 छोटा है किससे, 1 से, क्लियर है। लेकिन फिर से क्या हुआ, 1 फिर से बड़ा हो गया किससे, -1 से, फिर -1 छोटा हो गया 1 से, फिर 1 बड़ा हो गया -1 से। तो इसमें आप देख सकते हैं मिक्स हो जा रहा है ये लेस देन ग्रेटर देन। पहले 2 टर्म में लेस देन हुआ फिर ग्रेटर देन हो गया, यानी कि मोनोटोनसली कुछ भी नहीं चल रहा है, ना तो लेस देन मोनोटोनसली चल रहा है ना तो ग्रेटर देन चल रहा है। तो ये ना तो मोनोटोनिक, इसको हम कह सकते हैं ना तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इन शॉर्ट ये मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। क्लियर हो गया। आप और भी अपनी बुक से एग्जाम्पल देख सकते हैं। अब मैं एक एग्जाम्पल ऐसे बता देती हूँ जो मैंने दूसरा तरीका बताया था कि किसी को अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग दिखाना है तो आप ऐसे दिखा सकते हैं an+1 -an। अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, अगर यही चीज़ जो है वो लेस देन 0 है तो वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो ये कब आपको यूज़ करना है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया है सपोज़ an। ठीक है, an में क्या होता है, आपको nth टर्म पता होता है तो आप सीक्वेंस कह देते हैं। तो यहाँ पे जो an है जनरल टर्म सीक्वेंस का वो इस तरीके से दिया हुआ है, 1/n 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2n-1। ये आपका an है। ठीक है, जैसे a1 निकालना है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा, n की जगह आप 1 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा 1, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो कहाँ तक बनने वाला है, ये बनेगा आपका a2 लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा 1/2 प्लस यहाँ पे रखेंगे, यहाँ तक जाएगी आपकी सीक्वेंस। तो यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 यानी कि 4 - 1 कितना बनेगा आपका 1/3 तक, यानी कि एक और टर्म आ जाएगा 1/3। फिर ऐसी a3 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो कितना बनेगा 1/3 से स्टार्ट होगा, ये बनेगा आपका 1/6 - 1 यानी कि 1/5 तक, यानी कि एक टर्म आएगा 1/4, फिर नेक्स्ट टर्म आएगा आपका 1/5। ठीक है, ये जो भी है इस टाइप के टर्म्स बनेंगे। लेकिन आपको बताना है ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आपने देखिए यहाँ पे an तो आपने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, आपको गिवन है जो भी क्वेश्चन है कि an आपका ये है। अब आपको निकालना पड़ेगा an+1। तो यहाँ पे सब जगह n को किससे रिप्लेस कर लो, n+1 से। तो n+1 बनेगा, ये बनेगा आपका n+2 प्लस 1/n+3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 में, देखिए इससे पहले कहीं पे आएगा, इसका जस्ट पहले वाला टर्म बनेगा 2n-1 तक आ रहा है ना, 2n-2 हर डिनोमिनेटर में +1 ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए इसमें फ़िलहाल यहाँ पे लास्ट वाला टर्म क्या है n,
की जगह आपको n+1 रिप्लेस करना है, तो ये बनेगा 2n+1 -1। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, n+1 1 अपॉन में n+2 प्लस डॉट 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 लास्ट वाला टर्म बनेगा आपका 2n+2 -1। ये बनेगा 1 अपॉन में n+1 प्लस 1 अपॉन में n+2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में 2n+1। ये बनेगा आपका 1 अपॉन में n+1 प्लस 1 अपॉन में n+2 प्लस डॉट डॉट डॉट। देखिए 2n+1 लिखने से पहले आपको इसके पहले के 3 टर्म लिख लेते हैं। एक आएगा इसके जस्ट पहले, इससे छोटा आएगा 2n+1 से एक कम 2n, फिर इसके जस्ट पिछले इससे भी एक कम आएगा, यानी कि 2n-1। तो इससे एक आइडिया लग जाएगा आपको कि क्या सीक्वेंस बनेगी। तो ये an+1 हो गया, ये an हो गया। तो मैंने क्या कहा था, मैंने ये बोला था कि आपको क्या करना है, कैसे भी करके an+1 माइनस an निकालना है। तो वो निकाल लीजिए। तो वो निकालने के लिए मैं ये बीच वाला जो पोर्शन है वो रब कर दे रही हूँ। क्यों रब कर दे रही हूँ आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, an लिखा हुआ है, ये n+1 है। अब आपको क्या करना है, इनफैक्ट थोड़ा सा इसके नीचे ही an लिख देते हैं। an इज इक्वल टू कितना है आपका 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n+1 n+2 प्लस डॉट 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 1 अपॉन में 2n-1। माइनस करना है, माइनस 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 माइनस, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ये कैंसिल हो गया, ये हो गया, सब कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचा आपका, ऊपर के 2 टर्म और नीचे का 1 टर्म। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे इसका एलसीएम वगैरह लेके, तो देखिए क्या बच रहा है 1/2n और -1 अपॉन n। ये तो सॉल्व करके आपका बच जाएगा 2n+1 माइनस, मतलब 1 अपॉन n काउंट कर लेंगे तो क्या बनेगा 1/2 -1, ये तो -1/2 होता है, यानी कि -1 अपॉन में 2n। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसको एलसीएम लेने के बाद सॉल्व करके बनेगा ये 2n इंटू 2n+1 2n माइनस 2n+1, माइनस अंदर जाएगा, माइनस का 2n -1 अपॉन में 2n इंटू 2n+1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली an+1 माइनस an जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -1 अपॉन में 2n इंटू 2n+1 के। n तो नेचुरल नंबर है तो नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन इस माइनस की वजह से इसकी वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव, यानी कि लेस देन 0 बन गया। यानी कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटी होगी, तभी तो सब्ट्रैक्ट करके 0 से छोटा नंबर आएगा। जैसे 3 - 5 करते हैं तभी तो आपका -2 आता है, 5 - 3 करेंगे तब तो 2 आ जाएगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसी सीक्वेंस हो गई, ये हो गई ये वाली वैल्यू जो बड़ा सफिक्स है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, छोटी हो गई, आगे वाली वैल्यू बड़ी हो गई, तो ये एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो गई। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ओके, आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप खुद से करिएगा, डू इट योरसेल्फ वाला है, आप खुद से ट्राई करके देखिएगा कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, तो एक ऐसी सीक्वेंस है जिसका जो nth टर्म है वो ये है 1 अपॉन में 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन में n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये एक आपका सीक्वेंस का nth टर्म है और आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में आप लिखिएगा कि ये सीक्वेंस आपके अकॉर्डिंग डिक्रीजिंग सीक्वेंस है या इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम अलग टॉपिक पे बात करेंगे।